वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, तजियाकार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम बयार साहब, और इसके साथ साथ मज़ाहिर सईद हमारे नुमाइंदा खुसूसी कराची से हमारे साथ है, जो कराची के हालात बता रहे हैं। लेकिन नदीम बयार साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए जरा सियासी तजिया में चाहता हूँ। नदीम साहब, कल कौमी असम्बली का इजलास था, हंगामा खेजी रही और इसी हंगामा खेजी और हंगामा आराई में कानून साजी भी हुई, इस पर क्या कहेंगे? तो इसी तरह होते हैं, हमेशा हंगामा खेजी होती है, उसी के दौरान जल्दबाजी में तेजी के साथ इसमें बिल्कुल टॉप घेर लगा के चीजों को मंजूर करवा लिया जाता है और बस आवाम की निगाहों में ये होता है दहशतगर्दी का जो है तरमीमी बिल वो मंजूर हुआ है जी। तो ये सारी चीजें इसी तरह चलती रहती हैं। ये बस सिर्फ अवाम के लिए वो चीजें होती हैं कि दिखाना है कि गर्मजोशी होती है, हंगामा राई पार्लियामेंट में होती है और वो हर चीज मंजूर हो जाती है। देखें कौन सा बिल है जो मंजूर नहीं हुआ, जिसमें अपोजिशन ने अपनी कारकर्दगी दिखाई हो या उसकी मुखालफत की हो कि नहीं होगा, बिल्कुल होता है। बस ये क्या करते हैं, या तो बाइकआउट करके बाहर चले जाते हैं। तो इसमें इसे क्या कहते हैं आप? तो ये भी तो निम रजामंदी ही है कि हम बस शरीक नहीं हो रहे, बस आप कर लें। नहीं, देखें आपका जो किरदार है अपोजिशन वाला वो अदा करें, जो जैसा कि पीटीआई करती आई थी, जिस तरह से पीटीआई ने टफ टाइम दिया था आपको, उस तरह से आप भी किरदार अदा करें। वो नहीं है, बस सिर्फ वो क्यों नहीं है नदीम साहब? देखें उन्हें ही पता है, वो बार बदकिस्मती से ये रीत यही रही है। अपोजिशन वही, जब हर किसी को तलाश होती है पुष्ट पनाही की कि कोई साथ आके खड़ा हो जाए, हम नवा बन जाए, या कम अज कम आसरा ही दे दे, तो उस बुनियाद के ऊपर जाते हैं। लेकिन देखें जो बड़ी अपोजिशन जमाते हैं उन्हें अपनी आवाम के ऊपर भरोसा होना चाहिए। वो इसलिए अंदर से उन्हें भी भरोसा इसलिए नहीं होता, वो भी कमजोर हैं। उन्हें मालूम है उन्होंने आवाम के लिए किया ही क्या, सब कुछ जो भी किया वो अपने ही लिए किया है, आवाम के लिए तो कुछ नहीं किया। आवाम के लिए, हाँ आवाम के लिए ये किया है, माफिया के साथ जो गठजोड़ करके कि चीनी ब्लैक करवा दी, आटा ब्लैक करवा दिया, पेट्रोल पे पैसे बढ़वा दिए, महंगाई जो कभी सहमाही हुआ करती थी या महीने में आज रोज आने की बुनियाद के ऊपर हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए आवाम ने वाकई जुमले इस्तेमाल किए हैं। तो एक जुमला मेरी तरफ से भी उस पर थोड़ा तबसरा मुझे चाहिए कि बार बार कहा जाता है कि जितना मर्जी शोर मचा लें एनआरओ नहीं मिलेगा, इससे क्या होता है? एनआरओ बस एक मफरूजा बन गया है और इस्तेलाह के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि ये सिर्फ अपोजिशन के साथ ये नथी कर दिया गया है एनआरओ, कि जो भी गवर्नमेंट में होता है, देखिए गवर्नमेंट की ज्यादा मानी जाती है। अच्छा, फिर वो पॉपुलर एक वोट बैंक कह लें या पॉपुलर नारा कह लें इसको एनआरओ का, ये सभी देखें हर कोई उसी एनआरओ ही के तहत तो आ रहा है ना, कोई कैसे कंप्रोमाइज करके तो आ रहा है। ये सबको मालूम है कि कौन किसने कब रिजाइन दिया था। रेमन डेविस पे रिजाइन किया, उसके बाद क्या हुआ, और अभी भी वही वैसी सूरत थी, अभी रिजाइन क्यों नहीं दिया। तो हर किसी की देखें बागडोर जो भी है, सबको मालूम है कि कौन उड़ा रहा है उसकी, क्योंकि कैमरे के पीछे जो कैमरामैन खड़ा है उसे हर चीज का मालूम है, वो बेहतर अंदाज से हर चीज को देख रहा होता है। तो ये एनआरओ का सिर्फ मफरूजे के तौर पे उन्हें टीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अपने हम एग्जैक्टली और अपने वोटर्स को लुभाने के लिए देखें कि हम कितने खड़े में, स्टैंडिंग हमारी देखें कैसी है, हम खड़े में। लेकिन उसके बाद फिर पता चलता है कि सारा कुछ मामला हल भी हो जाता है। ये भी सूरत हाल होती है ना। देखें कहाँ है अभी, आप देखें मंजर आम से शेख रशीद साहब बिल्कुल ही गायब हैं, बिल्कुल वो जो इतना शोर नजर आता था, वो सारी के सारे चेहरे जो हैं देखे ना, समथिंग ये अंदर चीजें चल रही है, थोड़ा सा कर लेते हैं, चल रही है। इसमें तेजी मंदी जो है वो आती रहेगी, ये फ्लक्चुएट होती रहेगी, ये आती रहेगी ताकि लोगों को भी बिजी रखा जाए ना। इस दौरान जो चीजें चल रही है, महंगाई होनी है, वो होती रहे कि गंदम वो चीनी इंपोर्ट करनी है, पहले एक्सपोर्ट करा दी कम पैसों में, फिर ज्यादा पैसों में इंपोर्ट करा लो, उसकी जिम्मेदार कौन होगा वो पता नहीं, तायुन वो पता नहीं कौन किसने करना। हाँ, लेकिन एक चीज का जरूर पता है कि उसका बोझ उठाएंगे यही वोटर्स यही आवाम इसका बोझ उठाएंगे, यही आवाम उठाएंगे। लेकिन कराची की आवाम तो बहुत ज्यादा बोझ उठा रही है। और मैं थोड़ा सा मज़ाहिर की तरफ वो तो बारिश ने तड़का लगा दिया। मज़ाहिर मैं आपकी तरफ ही आना चाहूंगा। वाकई नदीम साहब कह रहे हैं बारिश ने तड़का लगा दिया, लेकिन आपकी बड़ी तफसीली और जामे किस्म की आप रिपोर्ट हमें फॉरवर्ड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा मजीद बताएं। जी बिल्कुल, देखिए राणा साहब, एक तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दिल के फपोले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो यहाँ ये कहूंगा इस शहर को आग लग गई इस शहर के चिराग से। तो जो दावेदार थे इस शहर के, वो खुद जो हैं जो कहते हैं कि हम इस शहर को ओन करते हैं, बजाय वोट्स के टाइम
वो जो है अपने शहर को धोखा दे रहे हैं, अपने कारोबार में लग गए हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ कामों में लग गए हैं। तो और नदीम साहब की बात को यहाँ मैं कंटिन्यू करते चलूँ कि बिल्कुल सारे इदारे जो हैं वो इसमें बराबर के शरीक हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो वो इसमें बराबर के शरीक है। सबसे बड़ा SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इसके अभी नए DG आए, पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे अस्कार डावर, अभी भी अब वो डायरेक्टर जनरल बन गए अस्कार डावर। तो उनको चाहिए कि इस मामले को संजीदगी से लें और बिल्डिंग्स के किस तरह अप्रूवल देनी है वो देखें। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँ, दो अहम नाम लेना चाह रहा हूँ, बहुत बड़े नाम है, अल्लाह खैर जरूर जरूर। केथर की एक पहाड़ी है, एक पहाड़गंज की पहाड़ी है। आपने देखा होगा इस बार जो है वो स्कीम 33 जो है वो नहीं डूबा। उसकी वजह यह क्योंकि केथर की पहाड़ी पे भी बारिश नहीं हुई इतनी, और पहाड़गंज पर भी कोई इतनी खास जो है वो बारिश नहीं हुई। अब यहाँ पर क्या मामला था, केथर की पहाड़ी का जो पानी है उसका जो कुदरती ड्रेन सिस्टम था वो कहाँ पर है, वो था बहरिया टाउन में, मलिक रियाज साहब की जो प्रॉपर्टी है वहां पर जो था उसका ड्रेन सिस्टम था। लेकिन वहां जाहिर है मलिक रियाज साहब एक पाकिस्तानी टाइकान है, उनको जगह दे दी गई और वो जगह पे उन्होंने बहुत बड़ा हाउसिंग स्कीम बना ली। अब उसका तमाम जो पानी होता है ना वो स्कीम 33 में आता है, सैलाब आ जाता है, लोग मर जाते हैं, डूब जाते हैं। बस ये आज लोगों की दुआएं तो केथर की पहाड़ी पे इतना बारिश का पानी नहीं आया तो वो सैलाब नहीं आया। अब दूसरी तरफ आ जाए तो आरिफ हबीब साहब हैं, बहुत बड़े टाइकॉन है, बिजनेसमैन है, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में बड़ा नाम है उनका। अब पहाड़गंज की पहाड़ी की बात करें तो उसके साथ उनको नया नाजमाबाद दे दिया, तो इसकी वजह से अब औरंगी टाउन और दीगर इलाकों में पानी आ जाता है। पानी साफ पानी नहीं, ये डूबने के लिए पानी आता है कि शहरी इसमें डूब जाएं, बर्बाद हो जाएं, घर तबाह हो जाएं, उनके अमलाक जाया हो जाएं। तो अब ये दो बड़े आइकॉन हैं जिनको आप उनका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पिछले साल मरीर कैंट डूबा, स्कीम 33 डूबी, सैलाब आया, घरों में पानी चला गया, दीवारें टूट गई, मशीनरीज खराब हो गई, गाड़ियां डूब गई, बहुत मामला हुए, लेकिन इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अब कुछ साफी चाहें तो आवाज उठाएं तो उनके मालकान उनकी निप तोड़ देते हैं कि नहीं भैया काम नहीं करो, उनके खिलाफ ऐड नहीं मिलेंगे। तो बड़े मामला आते हैं इन लोगों तो हुकूमत कहाँ है, इदारे कहाँ हैं? ये जो सूरत आप बता रहे हैं और सफाई की आप जैसे जिक्र कर रहे थे, यानी 36 बड़े नाले हैं और 268 समथिंग उसको बाकी टोटल नाले हैं, उनकी सफाई नहीं हुई। और मानसून सीजन तो चल रहा है ना? ये बिल्कुल मानसून सीजन तो चल रहा है। 6 महीने पहले इनको डिसल्टिंग करनी चाहिए थी। $200 मिलियन जो हैं वो वर्ल्ड बैंक ने इनको दिए, लेकिन भरोसा नहीं करते। $200 मिलियन बाहर से कहने के लोग आएंगे, इंतजामी अमूर देखेंगे, वो नाले साफ करेंगे। भाई पाकिस्तान में कराची में बेहतरीन माहिरीन मौजूद हैं जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर कोरोना की वजह से वो टीम भी नहीं। $200 मिलियन तो आपको मिल जाए लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हुए। अब यूटिलाइज नदीम साहब पूछ रहे हैं कि ये $200 मिलियन सिर्फ नालों की सफाई के लिए थे। बिल्कुल ये मानसून के सीजन की नहीं थे, क्योंकि देखिए ये अरसा दराज से नदीम साहब और देखने वाले लोग हैं, अरसा दराज से बहुत मामला खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कराची का वो मुकम्मल तौर पर बर्बादी की तरफ गामजन है और बहुत हद तक बर्बाद भी हो चुका है। तो उसको मेंटेन करने के लिए सब चीजें दी जा रही थी। इसके लिए बाकायदा एक टीम थी, उसको चाहिए था, हुकूमत सिंध को चाहिए था कि सूबा सिंध से कराची से ताल्लुक रखने वाले लोगों को लेते, वो इस मामले को हल करते, लेकिन इसके लिए भी बाहर से लोग बुलाए। अब वो काम जो ₹2 में हो जाता उसके लिए ₹200 पे करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कंसल्टेंट के लिए फीस वगैरह। अब वो इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो है आपको पता है कोरोना चल रहा है, दीगर वबाएं हैं, कराची के हालात हैं, बारिश है, तो वो आए नहीं। उन्होंने कहा अभी नहीं, जो हालात बेहतर हो जाएंगे तो उस वक्त आएंगे। भाई मजीद पहल बात हालात जो चल रहे हैं उसके बाद आएंगे। जो 2 डिस्ट्रिक्ट का हाल ये हुआ है, अब 12 दीगर जो डिस्ट्रिक्ट अगर वहां भी बारिश है इस तरह हो गई है, केरथर की पहाड़ी जिस तरह मैंने कहा आपको, अगर वहां बारिश हो गई तेज या अगर पहाड़गंज पे मजीद बारिश हो गई तो ये तो फिर मामला बहुत हद तक खराब हो जाएंगे। 2 डिस्ट्रिक्ट के बाद 3 और 4 मलिर जो है वो भी डूबता हुआ नजर आएगा आपको, ईस्ट भी डूबता हुआ नजर आएगा। तो इस मामला को तो बेहतर बनाना चाहिए। तो हुकूमत सिंध और MQM दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, बगल गिर हुए में। आपका एक जुमला ना मुझे पता कोई नजर आया, मैं आपका एक जुमला नदीम साहब नजर आया 2019 में तो थे वो, उनको पता था ड्रेन सिस्टम थोड़ा बहुत बेहतर है, पानी इतना नहीं निकल गया। आपको नासिर हुसैन शाह नजर आए पहले दिन, कोई नजर, वसीम अख्तर नजर आए, चेयरमैन नजर आए डिस्ट्रिक्ट से, तो भाई कोई नजर नहीं है। सब घरों में बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ। कोई गरीब मर रहा था। एम्बुलेंस में एक तस्वीर की मैं थोड़ी सी अक्कासी करूं, एक एम्बुलेंस जिसमें एक मैयत रखी हुई थी वो आधे से ज्यादा पानी में डूबी हुई थी। तो वो जो मैयत थी वो बेचारा जब यहाँ पैदा हुआ होगा तब भी ये सिस्टम देखा उसने, और जब चला गया तब भी इसी बारिश से परेशान हो गया। तो ये मामला इस शहर के इनको ही देखना पड़ेगा, इनके मामला दुरुस्त करवाने पड़ेंगे। सारे इदारे इनके मातहत हैं, ये इदारों के मातहत नहीं है। SBC अपनी मनमानी कर रहा है, KD अपनी मनमानी कर रहा है, वाटर बोर्ड अपनी मनमानी कर रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपनी मनमानी कर रहा है, स्वेप अपनी मनमानी कर रहा है। ये
वाटर बोर्ड के लोग जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे दूसरे लोगों को, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं किया, नालों की सफाई नहीं की, सेवरेज सिस्टम बेहतर नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? और हमारी फीस नहीं दी, गवर्नमेंट खा गई। तो इस तरह से काम होंगे आपके जो बुनियादी सहूलियात की चीजें हैं, जब तक आप उन पर तवज्जो नहीं देंगे तो इस शहर तो बर्बादी की तरफ ही जाएगा ना। बिल्कुल मज़ाहिर आप मेरे साथ हैं, मैं मजीद गुफ्तगू आपसे जारी रखूंगा, लेकिन मेरे साथ इस वक्त नदीम बेड़ा साहब भी हैं। कर दें तो बोरिंग का पानी ऊपर आ जाता था, आज 120 फुट भी गड़ा कर दें तो पानी नहीं आता बोरिंग का। अभी भी कुछ इलाके, मैं ये नहीं कहूंगा पूरी कराची, कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि कम आबाद हैं, वहां पर अभी भी 25 फुट गहराई पे पानी आ जाता है, इसको बोरिंग कहते हैं, बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अब ओवरऑल अगर मुकम्मल कराची की बात की जाए तो 120 फुट, जहां 8 फुट पे पानी था, अब 120 फुट पे भी पानी नजर नहीं आता, पानी नहीं आता। आपको खुदाई करनी पड़ती है, इसके बाद आपके पास जो है वो बोरिंग का पानी आना शुरू होता है। मैं जाहिर मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप हमारे साथ ही हैं, लेकिन नदीम साहब क्योंकि उनकी मौजूदगी से मैं फायदा उठाते हुए कुछ बातें मेरी सियासत के हवाले से और मुल्की हवाले से मैं करना चाहूंगा। नदीम साहब, मकबूजा कश्मीर 2 मजीद शहीद हो गए, वो रियासती दहशतगर्दी और बर्बरियत भारतीय काबिज फौज की, वो जुल्म उनके सारे जारी हैं। बदकिस्मती है कि इसके ऊपर सदा जहां से बुलंद होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मनसूबाबंदी उन्होंने बनाई गई है, मजीद फसादात भड़काने की मनसूबाबंदी बना चुका है भारत, उसके ऊपर भी हमें मौसर अंदाज में आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी जिक्र किया कि जिस तरह से फ़लस्तीन की ज़मीन को हथियाया गया, उसी तरह से कश्मीर की ज़मीन को भी हथियाया जा रहा है। जैसा वहाँ पे मनसूबा बनाया गया था यहूदी आबादकारियों का, वही नजरिया यहाँ लेकर आए कश्मीर के अंदर। यहाँ पे भी उसी तरह से 2 लाख से ज्यादा हिंदुओं को वहाँ आबाद करने की साजिश की जा रही है, जबकि 40,000 से ज्यादा को तो डोमिसाइल भी वो जारी कर चुके हैं। बिल्कुल देखिए, ये सूरत हाल इतनी यानी कि भयानक हो रही है कि जिसके खिलाफ जो लद्दाख में, जहाँ पे जम्मू कश्मीर तो बात करते हैं, लद्दाख का जिक्र नहीं आता, लेकिन लद्दाख को भी उसी तरह से 5 अगस्त 2019 को वहां पे भी जो खुसूसी आईनी हैसियत उसको खत्म किया गया है। लद्दाख में वहां पे ये सूरत हिंदू हैं, 28 हिंदू भी वहां पर मौजूद हैं। वो हिंदू भी खुद मुखालफत कर रहे हैं इनकी आबादकारी की, वो डटे में वहां भी हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा किया जा रहा, वो लड़ रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो चीज वहां मीडिया पे नहीं आ रही, क्योंकि हर चीज तो बंद की हुई है, जो सोशल नेटवर्किंग पूरी बंद है, इंटरनेट की सहूलत नहीं है, उनकी आवाज नहीं उठ रही है। इसी तरह से जम्मू और कश्मीर के अंदर अब इवन जो हिंदू पंडित जो हैं वो खड़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत मोदी सरकार कर क्या रही है, ये लोगों को क्यों मार रही है, अपने लोगों के ऊपर जुल्म सितम नहीं ढाए जाते, जो सियासी मसला है वो बैठ के हल करें। ये कोई मुसलमान नहीं कह रहा, ये कोई अरब मुल्क के लीडर नहीं कह रहा, ये पंडित कह रहे हैं वहां के अपने मौजूद जम्मू के, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये आबादकारी का मसला रोका जाए, इन पे जुल्म सितम बंद किए जाए, इनको बिठाया जाए, बैठ के बात की जाए। क्योंकि जो इंडिया के जो कानून है बकौल पंडितों के, उसमें भी इम्तियाजी सलूक का कहीं जिक्र नहीं है कि जो भी है हर कोई आजाद होगा अपनी इबादत का, उसमें इस तरह से नहीं है। क्योंकि सो कॉल्ड अपने आप को सेकुलर रियासत करार देता है भारत, लेकिन उसके बावजूद जो सूरत-ए-हाल वहां पे पैदा की जा रही है, जो कश्मीरी अवाम पे नाश्ता बंद किया जा रहा है, पे फसादात की साजिशें हैं जो परवान चढ़ रही हैं, और बल्कि उन पे तो बहुत सारा काम हो चुका, पर दुनिया कहाँ है, अक़वाम आलम खामोशी की। देखिए, अक़वाम आलम तो वो है, हम हमेशा बोलते हैं कि अक़वाम आलम को उठानी चाहिए, लेकिन बात ये है जिनका कंसर्न है, वैसे गो कि उनका है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं बोलता हूं जो इमीडिएट जिसका कंसर्न है, अगर वो जिस मौसर अंदाज से उसे उठाएंगे, वावेला मचाएंगे, शोर करेंगे, तभी होगा। आपने देखा ना सिया फार्म के जॉर्ज फ्लॉयड को जिसे कत्ल किया गया, उसके बाद पूरी दुनिया में आप देखें, इवन गोरों की सरजमीन के ऊपर भी नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरे हुए, पूरे यूरोप में हुए, पूरा अमेरिका हिल गया, अमेरिका की तारीख में बदतरीन मुजाहरे हुए, तो हर किसी ने शोर किया और फिर उसके ऊपर आवाजें उठी, सब मामला दब गया, फिर कानून साजी की गई। लेकिन यहाँ पे आप देखें ना कि जब कश्मीर का मामला होता है तो फौरी तौर पे अरब ममालिक ही बोलते हैं कि ये कश्मीरियों के हक में बेहतर हो गए, या सरमायाकारी होगी, उनके मामला से जिंदगी बेहतर होंगे। ये वही सूरत हाल है जो फलस्तीन की सरजमीन के ऊपर जब हो रही थी, जुल्म सितम हो रहा था, वहां भी यही कहा गया था अरब ममालिक की जाने से इमदाद तो चली जाती है, लेकिन
उनके जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उसकी मजम्मत नहीं की जाती। ये चार्टर पूरा तैयारा चला जाएगा मेडिसिन लेके, खुराक लेके, लेकिन हाँ जो उनके हक की बात है उसकी बात नहीं की जाएगी। इसी तरह कश्मीर का मामला अगर आप देख लें तो वहां पे भी कोई आवाज उठाने पे तैयार नहीं है उनके साथ। हमें पाकिस्तान की जो हुकूमत अपने तौर से अवाम कर रहे हैं, मुस्तकिल बुनियादों पे कर रहे हैं, लेकिन ये वो मौका है क्योंकि इसके देखिए 1 साल होने वाला है जो जिस तरह से इसका लॉकडाउन किया, और अब कोविड-19 की वजह से जिस तरह से सख्त कर्फ्यू लगा के उनको परेशान किया जा रहा है, दवाइयां वहां पे नहीं है, जो उनकी मिजरीज हैं वो सामने नहीं आ पा रही हैं। इसके ऊपर तो हमें आवाज उठानी चाहिए हमें। और फिर दूसरी तरफ इसके साथ एक और भी चीज है, भारत के साथ गो कि हमारी तिजारत मुकम्मल तौर पे बंद करने का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अभी भी बंद नहीं हुई, अभी भी तिजारत चल रही है। हमने देखे जैसे 13 जुलाई को जब यौम शोहदा कश्मीर था उस दिन भी हमने अफगानिस्तान को वो वाघा बॉर्डर का ट्रांजिट दिया। तो ये वो सारी चीजें हैं। असल वही बात है कि टाइमिंग होती है। तो हमें ये मौका है इस वक्त हम आवाज उठाएं और यकसू होके इवन अपोजिशन जमातों को भी साथ में मिलाएं, भरपूर अंदाज में आवाज उठाएं। फिर जो सिफारतकारी है हमारी बिलखुसूस मुसलमान ममालिक को कम से कम आमादा कर लें, उनको बोलें वो तो खड़े हो जाएं। जैसे टर्की ने पहले हमारे साथ आवाज उठाई थी, अभी कहीं से आवाज उठी, उसको दोबारा से मुतहरिक करने की जरूरत है। सही नदीम साहब, एक दो और सवाल है वो मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा मज़ाहिर से फाइनल कमेंट्स ले लूं कराची के हवाले से। के इलेक्ट्रिक का भी तो एक किरदार है, मज़ाहिर उसको कैसे देख रहे हैं? लेकिन लोग तो मरते चले आ रहे हैं, के इलेक्ट्रिक का तो बहुत बड़ा किरदार है माशाल्लाह। के इलेक्ट्रिक जो किरदार अदा कर रही है वो तो कोई अदा कर ही नहीं रहा। के इलेक्ट्रिक ने तो इतना किरदार अदा कर दिया कि यहाँ की अवाम की कमर ही तोड़ दी उसने। अब यहाँ पर के इलेक्ट्रिक की जो जुल्म सितम है, अब उसकी कहानियां तो बता बता के थक चुके हैं। हुकूमत सिंध हो या हुकूमत पाकिस्तान हो, कोई भी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, कोई इससे बात करने को तैयार नहीं। सब लोग अपने अपने मफाद हैं, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हों, हुकूमत सिंध के हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी हों या सीएम सिंध हों, एनकेएम दावे तो किए गए हैं, उसका कोई मफाद है। दिखावे के एहतजाज आपने देखा, आपने कवर करवाए हैं राना साहब, ये कितने एहतजाज हमने कवर किए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर बैठ के दे रहे थे। क्या नतीजा निकला उसके एहतजाज का? क्या पीक आवर के पैसे खत्म हो गए, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म हो गए, आपको गैस ऑयल सब चीजें सेम कीमतें मिल रही हैं, लेकिन आप शहर कायद की आवाम से मखसूस टाइमिंग के ज्यादा पैसे ले रहे हैं, मखसूस टाइमिंग के बराबर पैसे ले रहे हैं। आप रिलीफ दे कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले 2019 में आप 19 लोगों को मार देते हैं। नेपरा इस बात की जराए इस बात की तस्दीक करते हैं कि आपने 19 लोगों को मार दिया। आप 19 लोगों को मारने के बाद आपके केस अदालत में इल्तिवा का शिकार है। अदालतों का निजाम हमारा दुरुस्त नहीं है, मामला बहुत हद तक खराब है। कि इलेक्ट्रिक एक वो बेलगाम मतलब कह सकते हैं उसको कि उसको लगाम डालने वाला कोई नहीं है, मनमानियों पे उतरा हुआ है। शहर कायद में फाइनेंशियली बिलिंग आप देखें कि 80-80 गज के मकानात की बिलिंग किया जा रही है। वो वाहिद इदारा है कि इलेक्ट्रिक जो इनलीगल सोसाइटीज में भी कनेक्शन दे रहा है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तजवीज जरूर है हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि इलेक्ट्रिक के अलावा भी कोई ऑप्शन शहर कायद या पूरे पाकिस्तान में जो लोग बिजली ज्यादा महंगी बेच रहे हैं उनके खिलाफ दूसरे इदारों को मौका दें, वो यहाँ काम करें। तो कराची वालों के पास बिलखुसूस कराची वालों के पास कुछ ऑप्शन आएंगे, सस्ती बिजली के ऑप्शन आएंगे। अगर के इलेक्ट्रिक ही यहाँ रही तो मैं आपको बता दूं कि बिजली महंगी होती रहेगी और आवाम यहाँ पर, हुकूमत तो पीस ही रही है, ये इदारे भी आके यहाँ पर पीसते रहेंगे। बिल्कुल सही नदीम साहब, बड़े एहसन अंदाज से उन्होंने हालात बताए कराची के, लेकिन मैं जरा आपसे पूरे मुल्की हालात की बात करूंगा और वो हालात महंगाई के हवाले से हैं और एक आध खबर मजीद नई आ गई है और वो है पेट्रोल के हवाले से ओगरा समरी। तो मैं चाहूंगा कि कमेंट्स नहीं वो इस पे क्या कमेंट्स क्या दें, जैसे मज़ाहिर कह रहे थे बता के थक गए। होना तो वही है जो माफिया चाहती है, क्योंकि हमारा ये भी एक स्लोगन था कि माफिया को नहीं छोड़ेंगे, माफिया को पकड़ेंगे। जो माफिया जिस तरह से है ना, जो इस्तेमाल किया गया है और माफिया जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, वाकई कोई उसके बारे में पता नहीं। जो गठजोड़ है सबको बेनकाब करेंगे, उनके चेहरे से नकाब खींच लेंगे, नोच लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, उन्हें पैसा निकालेंगे, बाहर से लेकर आएंगे सारा को। अभी तो दोबारा यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि आप जो इम्पोर्ट कर रहे हैं चीजें, जिस तरह से पैसा अवाम को पैसा जा रहा है सारा, उसका बोझ अवाम पे डाला जाएगा। पेट्रोल
25 पहले बढ़ाए, अभी फिर बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी देखें कितनी महंगी, चीनी पे मुसलसल पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। आपने बकरीद आ रही है तो उससे पहले आप देखें ना, जो सब्जियों के रेट से जो कढ़ाई में किसी चीजों में जो खाने पकाने वो ज्यादा रिवाज बढ़ जाता, तो वो सब चीजें महंगी कर दी है। ईद कुर्बान की आमद है और इस वक्त तो फिर वाकई वो कढ़ाई तो अवाम देखे सारे मामला, ये तो देखें ईद की कीमतें बढ़ गई। ईद कुर्बान पे तो लोग मिल मिला के जानवरों की कुर्बानी दे देते हैं, एक दफा कुर्बानी देते हैं साल में एक दफा, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो है पूरे 365 दिन कुर्बान होते रहते हैं। देखें हौसला देखें पाकिस्तान के अवाम का। और फिर हलचल क्यों नहीं आती फिर वो की मिलावट की चीजें खा रहे ना सारी आजकल, क्या करें। अगर देसी चीजें खाएं तो हो सकता है कि कुछ हलचल भी हो, मुतारे भी हो। बल्कि आपने लफ्ज मिलावट का भी इस्तेमाल कर दिया। मिलावट माफिया भी है वाकई, यानी खालस चीजें नहीं है, ऊपर से महंगी। देखिए माफिया की डेफिनेशन बहुत वास्ट है, आप कहीं भी इसको ले आते हैं। यानी कि तमाम जो रूट्स सारी वो यहीं से निकलती हैं, माफिया से सारी। देखिए अभी एक यूएन की एक रिपोर्ट भी आई है, पाकिस्तान में कोई 4,10,000 से जायद बच्चे जो हैं वो मुतासिर हैं लीड से, जो उनको जिसे इन्वायरमेंट पाकिस्तान की है, यहाँ पे जो रिसाइकल चीजें की जाती हैं उसके असरात बच्चों के ऊपर पड़ने सारे। इवन आप देखें जो खाने पीने की चीजें, जो बच्चा जो सेहतमंद जिससे होता है वो दूध से होता है, उसकी खुराक होती है, गंदुम होती है, हर चीज वो सारी तो मिलावट की। फिर वो जो ऑयल है वो किस तरह से, तो ये सारी चीजें इसमें देखना चाहिए। मदीने की रियासत में तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी कोई आपको उम्मीद नजर आती है तब्दीली? ये आप हमेशा पूछते हैं उम्मीद की, मैं ना उम्मीदी नहीं फैलाना चाहता नहीं, क्योंकि नाज़रीन आपकी तरफ देखते हैं और आपकी राय का। ना उम्मीदी नहीं फैलाना चाहता है, लेकिन इसमें कसूर बस यही बोलूंगा कि आपका भी कसूर है। ये सही वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी। नदीम साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, इसके साथ साथ मज़ाहिर आपकी शिरकत का शुक्रिया और तजज़िये का शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।